गुड मॉर्निंग। मेरी यह क्लास फंडामेंटल्स ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन की है। आज मैं आपको इसमें पहली इकाई पढ़ाऊंगी और पहली इकाई से संबंधित कुछ परिभाषाएं मैंने आपको पिछले वीडियोस में शेयर की थी और ये परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। आहार की परिभाषा हमने पढ़ ली थी, उसके बाद में पोषण, पोषक तत्व, स्वास्थ्य की अवधारणा और इनकी परिभाषाएं हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान ली थी। यहाँ मैं संक्षेप में एक बार फिर से उन्हें दोहरा रही हूँ। आहार यानी फूड या जिसे भोजन भी कहा जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, तो वह पदार्थ जो कि खाया जा सकता है और जो हमारे शरीर में जाकर पाचन के द्वारा पोषक तत्व प्रदान करता है, वह पदार्थ आहार कहलाता है। यहाँ पे कुछ सवाल उठने स्वाभाविक है कि खाया जाने वाला क्या प्रत्येक पदार्थ आहार की श्रेणी में आता है? तो ऐसा नहीं है। कई लोग अखाद्य पदार्थ भी खाते हैं, जैसे कि कई लोग पान का सेवन करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स भी हम मुंह के द्वारा जो लेनी होती हैं ओरली, वे भी हम मुख के द्वारा ही लेते हैं। इसके अलावा कई लोगों को मिट्टी खाने की आदत होती है, चौक खाने की आदत होती है, या ऐसी ही किसी अन्य अखाद्य वस्तुओं का उपभोग वे करते हैं। तो ये सब आहार की श्रेणी में नहीं आते हैं। आहार की श्रेणी में वही पदार्थ आते हैं जो कि हमारे शरीर में जाकर हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं और इनके लिए पाचन प्रक्रिया का होना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी भोज्य पदार्थ या भोजन में उपस्थित होते हैं जो कि पोषक तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी वे खाद्य की श्रेणी में आते हैं। और इसमें मुख्य रूप से आते हैं, एक तो रेशे हमारे शरीर में किसी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, परंतु वे हमारे भोजन का मुख्य भाग हैं, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में और हमारी आहार नाल के सुचारू रूप से संचालन में या कार्य करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से जो फाइटोकेमिकल्स यानी रंगीन कलर के या रंगीन जो वर्णक हमारे आहार में उपस्थित होते हैं, वे भोजन या किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं हैं, परंतु हमारे शरीर को रोगों से बचाने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम उन्हें भोजन का अंग समझते हैं। तो कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतया जो भी भोजन या जो भी पदार्थ जो कि खाया जाता है और हमारे शरीर में पचने की प्रक्रिया के दौरान जो पोषक तत्व प्रदान करता है, वह पदार्थ आहार या भोजन कहलाता है। अब हम बात करते हैं पोषण की। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पोषण की प्रक्रिया के द्वारा हम भोजन हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, किस प्रकार से वह हमारे शरीर के द्वारा पचाया जाता है, अवशोषित होता है, उपयोग में लिया जाता है और उसके बाद में वेस्ट प्रोडक्ट्स किस प्रकार से हमारे शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह सारी की सारी प्रक्रिया या यह सारी की सारी जानकारी या अध्ययन जिस टॉपिक के अंतर्गत किया जाता है, वह कहलाता है पोषण, न्यूट्रिशन या पोषण विज्ञान, जिसे कि न्यूट्रिशन साइंस भी कहा जाता है। उसके बाद में तीसरी जो आपकी परिभाषा थी, वह थी पोषक तत्वों के बारे में। तो आहार में उपस्थित वे तत्व जो कि हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। और इन्हीं पोषक तत्वों के कारण भोजन हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करता है। कुल पोषक तत्वों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण और उसके अलावा छठा जो तत्व है वह
किसी भी तरह से उसका पाचन नहीं होता, परंतु हमारे शरीर की आवश्यकता की दृष्टि से और हमारे भोजन का एक अंग होने की दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण है। और यह छठा जो पोषक तत्व है वह है जल। तो इस प्रकार से पोषक तत्व वे हैं जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं, जिनके द्वारा ही हम जिंदा रह पाते हैं या हमारा शरीर कार्य करने में सक्षम होता है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा शरीर उन्हीं चीज़ों से बना है जो कि हम खाते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा यह जो शरीर है, चाहे उसमें कोशिकाएं हों, चाहे वो रक्त हो, चाहे उसमें मांसपेशियां हों, चाहे हड्डियां हों, चाहे मस्तिष्क हो, या शरीर के जितने भी आंतरिक या बाह्य अंग हों, यह सारा का सारा पोषक तत्वों के द्वारा ही निर्मित होता है, चलायमान होता है। और ये पोषक तत्व ही हमारे शरीर को गतिशील रखने में मदद करते हैं। यह हम विस्तार से जानेंगे जब हम भोजन के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पर कुल मिलाकर आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हमारा शरीर जो है यह उस भोजन के द्वारा ही निर्मित हुआ है जो भोजन हम ग्रहण करते हैं। इसके बाद में स्वास्थ्य की हमने चर्चा की थी और स्वास्थ्य की डेफिनेशन में यह बताया था कि एक व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से ठीक हो, एकदम ठीक अवस्था में हो, उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो, वह स्थिति स्वास्थ्य कहलाती है। और स्वास्थ्य के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि उसको केवल शारीरिक रूप से ही बिल्कुल ठीक नहीं होना होता, बल्कि उसको सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उसको स्वस्थ या ठीक होना होता है। और ये सब डायमेंशंस जो हैं वो भी स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम शारीरिक परिभाषा की या शारीरिक परिस्थिति की या शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, तो शारीरिक स्वास्थ्य या स्वस्थ उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसमें कुछ विशिष्ट लक्षण उपस्थित होते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति को अपने आनुवांशिक गुणों के आधार पर जितनी लंबाई प्राप्त होनी चाहिए थी उतनी लंबाई वो प्राप्त करे, उसका शारीरिक गठन जिस प्रकार का होना चाहिए था वह उस शारीरिक गठन को प्राप्त करे, सुडौल हो, उसमें उसका वजन जो है वह सामान्य हो, उसमें ऊर्जा की कमी नहीं हो, स्फूर्तिवान हो, उत्साही हो, उसके बाल चमकदार हो, त्वचा चमकदार हो और स्वस्थ हो, आंखें चमकदार और स्वस्थ हो। इसी तरह से उसका जो उसकी भूख लगती है वो सही समय पर भूख लगती हो, अच्छी भूख लगती हो। इसके अलावा उसको नींद भी बहुत अच्छी आती हो और पर्याप्त नींद आती हो। और नींद के अलावा जब वो जागृत अवस्था में हो तो वह हमेशा एनर्जेटिक फील करे, स्फूर्तिवान महसूस करे। तो शारीरिक स्वास्थ्य के ये कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। इसके बाद में आता है कुपोषण। कुपोषण के बारे में हम यहाँ चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। कुपोषण वह अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता है, अर्थात जब उसके शरीर में किसी पोषक तत्व की मात्रा पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचती है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं और ये परिवर्तन या यह अवस्था कहलाती है कुपोषण की अवस्था या कुपोषण, या कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो न्यून पोषण और दूसरा अति पोषण। न्यून पोषण को हम अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे और अति पोषण को हम ओवर न्यूट्रिशन कहेंगे। न्यून पोषण सामान्यतया हमारे देश में पाया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में अभी भी हमारे देश के लिए यह चिंता का विषय है कि
अभी भी हमारे देश में कुपोषण बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। इसके अलावा और कुपोषण में भी न्यून पोषण हमारे देश की अधिक बड़ी समस्या है। न्यून पोषण का अर्थ ये है कि यदि हम कोई पोषक तत्व उसकी आवश्यकता से कम मात्रा में ले रहे हैं तो उस व्यक्ति को अंडर न्यूट्रिशन होगा। उदाहरण के लिए आप ने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं कि विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के क्या प्रभाव होते हैं। तो ये इनकी कमी के जो प्रभाव होते हैं वे ही न्यून पोषण या अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और अगर इसकी बहुत अधिक कमी पाई जाती है तो अन्य लक्षण और यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया जो कि या जिसे रक्ताल्पता कहते हैं, जो कि लौह तत्व की कमी से हमारे शरीर में होती है, यह हमारे देश की महिलाओं में होने वाला मुख्य कुपोषण जनित रोग है। इसके अलावा वजन का कम होना सामान्य से, यह भी कुपोषण के अंतर्गत आता है, या मांसपेशियों का कम होना, यह कुपोषण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जैसे थायमिन की कमी से बेरी रोग होना और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होना, ये सारे के सारे न्यून पोषण या अंडर न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं या उदाहरण हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि यदि हम अपने आहार के द्वारा कोई भी पोषक तत्व उसकी आवश्यकता से कम मात्रा में लेते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर में जो प्रभाव होता है उसे हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन या न्यून पोषण। इसके बाद में जो दूसरी अवस्था है वह है अति पोषण या जिसको कि कहा जाता है ओवर न्यूट्रिशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि यदि हम किसी पोषक तत्व को उसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और उससे पड़ने वाले प्रभाव को कहा जाता है अति पोषण। अति पोषण भी हमारे देश में एक नई समस्या बनकर उभर रहा है और यह विकसित देशों में एक प्रमुख समस्या रही है। अति पोषण एक्चुअली कोई भी पोषक तत्व जो कि सामान्य से अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो उसके होने वाले प्रभाव को कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वह है मोटापा। मोटापा ऊर्जा की आवश्यकता से अधिक मात्रा में लेने के कारण होता है। यदि व्यक्ति ऊर्जा जितनी उसको चाहिए उससे अधिक मात्रा में ले रहा है तो यह अतिरिक्त ऊर्जा जो है वह उसके शरीर में वसा में परिवर्तित हो जाती है और जमने लगती है चर्बी के रूप में, और वह व्यक्ति जो है उसका वजन सामान्य से अधिक हो जाता है। तो यह अति पोषण की अवस्था है। इसके अलावा आजकल लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि वे अंडर नरिश्ड हैं या उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा या पर्याप्त भोजन नहीं ग्रहण कर रहे, तो या एक फैशन सा कह लीजिए कि लोग मल्टीविटामिन टैबलेट्स बिना डॉक्टर की सलाह के लेते रहते हैं। तो लंबे समय तक अगर कोई मल्टीविटामिन्स लेता रहता है तो इन विटामिन की अधिकता के प्रभाव भी लोगों में नजर आते हैं। तो दोनों ही चीजें खराब हैं। आवश्यकता से कमी होना पोषक तत्वों की और आवश्यकता से अधिक लेना, दोनों ही अवस्थाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कुपोषण क्या होता है और कुपोषण कितने प्रकार का होता है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का वह है आहार, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य एवं रोग में अंतर संबंध क्या है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक प्रकार से इसको
मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली। हमने आहार की डेफिनेशन को जान लिया है, पोषण क्या होता है जान लिया है, स्वास्थ्य क्या होता है यह भी हमने जान लिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों में बहुत अधिक गहरा संबंध है, क्योंकि पोषण जो है वो हमें प्राप्त होता है आहार के द्वारा। आहार में जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वे ही हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। यानी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा शरीर किसका बना हुआ है, हमारा शरीर उन्हीं पोषक तत्वों के द्वारा बना हुआ है जिनको हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। यानी भोजन जो है वो हमारे लिए पोषक तत्वों के स्रोत की तरह कार्य करता है, और ये पोषक तत्व हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं या हमारे शरीर का पोषण करते हैं। तो हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है वह भी भोजन के द्वारा होती है। हमारा शरीर जो विभिन्न गतिविधियां कर पाता है, चाहे वो ऐच्छिक क्रियाएं हो चाहे वो अनैच्छिक क्रियाएं हो, उसके लिए भी हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वह पोषक तत्व है ऊर्जा। और इसके साथ ही मांसपेशियों के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हड्डियां जो है मुख्य रूप से कैल्शियम की बनी होती हैं। इसी तरह से जो विभिन्न अन्य पोषक तत्व हैं जैसे कि विटामिन हैं, खनिज लवण हैं, आयरन जो है वह हमारे रक्त के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसके अलावा भी इन सभी पोषक तत्वों के हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कार्य हैं। तो मुख्य रूप से शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि ये पोषक तत्व हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करते हैं, हमारे शरीर के निर्माण और वृद्धि का काम करते हैं। और इसके अलावा जब हमारा शरीर वयस्कावस्था को प्राप्त हो जाता है तो हमारे प्रतिदिन जो टूट फूट होती रहती है उसकी मरम्मत का कार्य भी ये पोषक तत्व ही करते हैं। और इसके अलावा हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए जितनी भी उपापचयी गतिविधियां हमारे शरीर में चल रही होती हैं वे इन पोषक तत्वों के द्वारा ही संपन्न होती हैं। और अंतिम इसका मुख्य कार्य है वह है कि यह हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता भी देता है। कौन देता है? भोजन। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? यह हमारे शरीर की रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है। तो आ गया ना किस तरह से आहार जो है वह हमें विभिन्न रोगों से बचाता है, और रोगों से मुक्त होने की अवस्था ही स्वास्थ्य कहलाती है। तो आहार क्या करता है? हमें पोषण प्रदान करता है। पोषण क्या करता है? हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्व जो हमें भोजन के द्वारा मिलते हैं, पोषण की प्रक्रिया के द्वारा वे पोषक तत्व हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं, और उन कार्यों के द्वारा ही हमारा शरीर जो है वह रोग मुक्त रह पाता है, या कह लीजिए रोग मुक्त अवस्था ही स्वास्थ्य कहलाती है। इसका उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ कि अगर हम पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं लेते हैं तो हम थका हुआ महसूस करते हैं, हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और जितना हमें कार्य प्रतिदिन करना चाहिए उतना कार्य करने में हम सक्षम नहीं होते हैं। और किसी देश की उन्नति के लिए वहाँ के लोगों का स्वस्थ होना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही उसका जो वर्क आउटपुट है या उसकी जो कार्य क्षमता है वह पर्याप्त होगी। अगर वह उसमें ऊर्जा की कमी होगी या वह कुपोषित होगा तो वह कार्य अपनी क्षमता के अनुरूप या अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता में कमी आ जाएगी, तो इसका नुकसान हमारे देश को होता है। तो मेरे ख्याल से कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि इनका अंतर संबंध क्या है। कुछ और एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको यह बात समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी भोजन जो है वह हमारी मदद करता है। और आजकल जैसा कि कोरोना का प्रकोप हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में फैल रहा है,
तो आप लोगों ने कई जगह सुना होगा और मास मीडिया पर भी ये आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान दें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं ताकि यह वायरस आपको प्रभावित नहीं कर सके। तो हमारे शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए ये पोषक तत्व जो हैं वह बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से विटामिन्स और मिनरल काम में आते हैं और इस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के द्वारा ये हमारे स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कुपोषण में 1-2 एग्जाम्पल दिए थे, वही एग्जाम्पल कुपोषण भी एक तरह की रोगावस्था ही है, या ये कह लीजिए कि जो कुपोषित व्यक्ति होता है वह स्वस्थ नहीं होता है बल्कि रोग ग्रसित व्यक्ति होता है। जैसे अगर मोटापा किसी व्यक्ति को हो जाता है, मोटापा कब होता है? जब व्यक्ति ज़रूरत से अधिक मात्रा में ऊर्जा ग्रहण कर रहा होता है और एक मोटे व्यक्ति को कई रोग घेर लेते हैं, जैसे हृदय रोग है और डायबिटीज़ है, हाई बीपी रहने लग जाता है, इवन कैंसर तक के रोग भी जो मोटे लोग होते हैं उनको अधिक होता है। इसी तरह से अगर प्रोटीन की कमी होती है तो बच्चों में मेरास्मस और क्वाशियोरकर नामक रोग पाया जाता है और बड़ों में भी प्रोटीन की कमी से मसल्स जो हैं या मांसपेशियां जो हैं वो कम हो जाती हैं और उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, वे थकान महसूस ज़्यादा करते हैं। इसी प्रकार से वसा का भी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और वसा की मात्रा अगर कम हो गई वह भी नुकसानदायक है और कम हुई वह भी नुकसानदायक है, क्योंकि वसा हमारी कोशिका का एक अभिन्न अंग है और कोशिका झिल्ली जो है वह वसा की ही बनी होती है। इसलिए हमें वसा के प्रकार पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए कि हम हमारे भोजन में कितनी और किस प्रकार की वसा का इस्तेमाल कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं। इसी तरह से विभिन्न विटामिन्स की मैं बात करूं तो जितने भी विटामिन्स हैं उनका हमारे शरीर में एक विशिष्ट कार्य है और उसकी कमी से वह रोग हो जाता है। इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था। थायमिन जो है उसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन की कमी से जो मुंह में छाले और फेशियल जो चेंजेस हैं वो आने लगते हैं। इसके अलावा नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। और वापस एक बार विटामिन पे आ रही हूँ। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है और उसके गंभीर कमी होने पर अंधापन भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। इसी तरह से विटामिन ई और के भी हमारे शरीर में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विटामिन के मुख्य रूप से हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। विटामिन ई हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि यह बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और जितने भी वातावरण में जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स हैं या मुक्त मूलक हैं उनसे हमारे शरीर की और शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करता है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। तो कैल्शियम फास्फोरस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा लौह तत्व जो है वह रक्त के निर्माण में काम में आता है, उसकी कमी से रक्ताल्पता हो जाती है। इसके अलावा दूसरे जिंक जो है वो हमारे शरीर की कई जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से होने में मदद करता है। और आयोडीन जो है उसकी कमी से आपको अच्छी तरह से पता है कि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है और हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और इसकी अधिकता से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं कि किस तरह से भोजन अपने पोषक तत्वों के द्वारा
हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधकता या रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमें प्रदान करता है। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने आहार पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और आहार के द्वारा प्रतिदिन जितनी मात्रा में हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उतना हमें लेना ज़रूर चाहिए। आशा है आपको यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।